हर कांवड़िया जो यहाँ पर आ रहा है वो दंगा नहीं करता, हुड़दंग नहीं करता। ऐसे में कई कांवड़िए ऐसे हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आते हैं और कई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ पर पहुंचते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा को संपन्न करते हैं। ऐसे में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम कांवड़िए भी मौजूद होंगे। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और सम्मान करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल शिवांगी, बनी रही है हमारे साथ और एक बड़ी अपडेट इस वक्त दर्शकों तक पहुंचा दें, जहां उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो आपको बता दें कि देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग में बारिश का अलर्ट है। नैनीताल और बागेश्वर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पर्वतीय जिलों में बढ़ सकती है भूस्खलन की घटनाएं, इसको लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मौसम विभाग आपको बता दें कि इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी आईएमडी की ओर से जारी किया गया। अगले एक हफ्ते तक इसी तरीके का बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां आईएमडी की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी भी आईएमडी ने जताई है। साथ ही देखिए भूस्खलन की जो तस्वीरें अभी तक सामने आ रही थी, ऐसी तस्वीरें और भी सामने आ सकती है। इसको लेकर देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नैनीताल और बागेश्वर में भी बारिश का अलर्ट लगातार जारी है। तो पर्वतीय जिलों में बढ़ सकती है भूस्खलन की घटनाएं, इसको लेकर आईएमडी लगातार सतर्क नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शुभागी हमारे साथ बनी हुई है। शुभागी, अब देखिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, अगले कितने दिनों तक के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा और अभी किस तरीके का मौसम वहां पर नजर आ रहा है? देखिए प्रदेश के अंदर लगातार बारिश का दौर जारी है और बीते रात से तमाम जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। देहरादून में भी बीते रात से लगातार बारिश हो रही है और इसके अलावा 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और कहा है कि एक हफ्ते तक इसी तरीके की गतिविधि जो है वो देखने को मौसम में मिलेगी। इसमें देहरादून है, टिहरी है, नैनीताल है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है। तो ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर खासकर अभी सतर्कता बरतने की हिदायत जो है मौसम विभाग भी दे रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी इस वक्त गतिमान है। और रुद्रप्रयाग में लगातार हम देखते हैं कि भूस्खलन की समस्या भी देखने को मिल रही है। कई सारी सड़कें इस वक्त 50 से ज्यादा सड़कें अभी भी बाधित चल रही हैं। ऐसे में सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण ये नजर आ रहा है कि जल्दी से जल्दी रास्तों को खोला जाए। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ रहा है, इसलिए आसपास जो गांव हैं, जो क्षेत्र हैं जिनके घर नदियों के आसपास है, वो थोड़ा बाहर आने से बचें। और जो टूरिस्ट पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड आ रहे हैं वो ऐसे क्षेत्रों में जाने से बचें जहां पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है या फिर जो नदी वाले क्षेत्र है। ऐसे में मौसम विभाग ने एक हफ्ते के लिए खासकर ये अलर्ट जारी किया है और ये 5 जो जिले हैं वो संवेदनशील अभी बताए गए हैं और यहाँ पर अलर्ट रहने की हिदायत जो है लगातार दी जा रही है। बिल्कुल शुभांगी, देखिए लगातार आईएमडी अलर्ट जारी कर रहा है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई है, खासकर उन क्षेत्रों की हम बात करें जहां पर भूस्खलन की ज्यादा उम्मीदें नजर आती हैं, जहां पर तबाही के ज्यादा मंजर हमें देखने को मिलते हैं? बिल्कुल देखिए, क्योंकि मानसून में हर वर्ष हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तबाही का मंजर जरूर देखने को मिलता है, खासकर जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं और जो चारधाम वाले एरियाज हैं, जो उनका जो पैदल मार्ग है वहां पर सबसे ज्यादा भूस्खलन की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उनकी टीम्स अलर्ट मोड पर रहे। कंट्रोल रूम बनाया गया है, उस कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी रखी जा रही है कि कहां पर प्रदेश के किस हिस्से में कैसे हालात बने हुए हैं और खासकर मॉनिटरिंग जो है वो चारधाम रूट्स पर की जा रही है। क्योंकि जो केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है वहां पर जंगल चट्टी के पास हमने देखा कि 2 बार इससे पहले हादसे हुए थे और ऐसे में अभी भी वो काफी संवेदनशील एरिया है। ऐसे में चाहे वो एनडीआरएफ की टीम्स हो, एसडीआरएफ की टीम्स हो, वो अलर्ट मोड पर है। बुलडोजर्स वहां पर तैनात है कि अगर कहीं पर भी मलबा आता है तो मलबे को तुरंत हटा लिया जाए और सड़कें जो बाधित होती हैं उनको जल्द से जल्द खोल लिया जाए। और ऐसे में लगातार कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ती है, देहरादून में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो उत्तराखंड के पहाड़ और मैदान दोनों जगह बादल छाए हुए हैं। बारिश के कारण कई जगह रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। मौसम विभाग ने भूस्खलन का खतरा भी इस दौरान बताया। तो अगले 7 दिन तक बारिश जारी रहने की उम्मीद भी आईएमडी की ओर से जताई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हरिद्वार के हरिपुर कला में हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने कांग्रेस नेता हरीश रावत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वे गलत लोगों का समर्थन करती हैं। साध्वी प्राची ने कालनेमी ऑपरेशन का समर्थन करते हुए कहा कि ये उन लोगों के खिलाफ है जो साधु के रूप में लोगों को ठगते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के अभियान चलाए जाने चाहिए।
देखिए, वैसे मैं हरीश रावत जी क्योंकि एक बुजुर्ग नेता बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना उनको शोभा नहीं देता। वो जरा याद करें, कांग्रेस तो इन गुरु घंटालों का कालनेमियों की गुरु रही है। तो बीजेपी को बदनाम करने से पहले खुद अपने आप को सोच ले। धामी जी ने जो कालनेमी ऑपरेशन प्रारंभ किया उत्तराखंड में, बहुत अच्छा ऑपरेशन कालनेमी, और ये उनके लिए है जो घरों में जाते थे बहुरूपिया वेश धारण करके, छद्म वेश धारण करके, बहुरूपिया बन के घरों में जा जा करके भीख मांगते थे और भीख के बहाने रेकी करते। न जाने कितने अपराध वो करते। एक अपराध की दुनिया छद्म वेशधारियों की बन चुकी और उन पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी था। धामी जी ने जो कालनेमी ऑपरेशन प्रारंभ किया वो बहुत अच्छा काम किया, उनकी मैं सराहना करती हूँ और उनको धन्यवाद करती हूँ। त्रिस्ती पंचायत चुनाव में भूतसी सीट से कांग्रेस की सीता देवी का नामांकन पहले रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब अदालत ने फैसला सुनाया कि चुनाव आयोग सीता देवी को चुनाव चिन्ह दे, जिसके बाद अब सीता देवी चुनाव में हिस्सा ले सकेंगी। तो चले आगे बढ़ते हैं। जहां पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार विद्युत वितरण खंड में काम करने वाले अवर अभियंता स्वप्निल जोशी को गंभीर लापरवाही के कारण तत्काल निलंबित कर दिया गया। जहां कुंभीचौड़ में प्रस्तावित विद्युत लाइन बिछाने के काम में उनकी अनियमितता देखी गई। उन्होंने खुले खेतों में 10 पोल लगाए और लगभग 375 मीटर विद्युत लाइन असंगत तरीके से बिछवाई गई, जिससे विद्युत वितरण प्रभावित हुआ। हरेला पर्व के मौके पर टिहरी में बड़े स्तर पर पौधे लगाए गए। टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने कोठी कॉलोनी में पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। नगर पालिका और नगर पंचायतों के तहत आने वाले इलाकों में भी कई किस्मों के पौधे लगाए गए। नई टिहरी के डाइजर इलाके में जहां प्राकृतिक पानी के स्रोत हैं, वहां भी हरियाली बढ़ाने के लिए पौधे लगाए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर पौधारोपण किया। में भी आज हरेला कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जा रहा है। टिहरी जिलाधिकारी नितिका खंडवाल द्वारा शिवपुरी नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पौधरोपण किया जा रहा है, जबकि टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय द्वारा कोठी कॉलोनी के बॉटनी गार्डन में पौधरोपण किया जा रहा है। इसी तरह पूरे जनपद में अगर हम कहें तो पूरे जनपद में हरेला कार्यक्रम की धूम चल रही है। हरेला कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं द्वारा भी वृक्षारोपण किया जा रहा है। तरह तरह की प्रजातियों के वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। मैं जगत तोबाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। तो वहीं काशीपुर में हरेला पर्व पर महापौर दीपक बाली ने जल निगम के जल शोधन संयंत्र परिसर में वृक्षारोपण किया और लोगों से एक एक पेड़ लगाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पेड़ धरती का श्रृंगार है और इन्हें बचाना जरूरी है ताकि पर्यावरण संतुलित रहे। और इस मौके पर नगर निगम के अधिकारी, पार्षद और कर्मचारी भी मौजूद थे। तो वहीं कारगिल पार्क में भी वृक्षारोपण हुआ, जिसमें महिलाओं ने हिस्सा लिया। महापौर ने संयंत्र का निरीक्षण भी किया और सभी को हरेला पर्व की इस दौरान शुभकामनाएं भी दी। भैया आप भी इधर देखो। मैं सबसे पहले समस्त देश की, उत्तराखंड की, हमारे राज्य की और काशीपुर की जनता को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दूंगा। ईश्वर से कामना करूंगा सभी के परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। और आज इसी उपलक्ष्य में हम लोग पूरे नगर निगम की टीम जो है यहाँ पर प्लांटेशन के लिए पहुंचे हैं। अभी नगर निगम प्रांगण से भी कर आए हैं और आज इस शुभ अवसर पर नगर निगम के द्वारा बहुत से पौध का वितरण भी किया गया है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी मिलकर इस हरेला पर्व को प्लांटेशन करके मना रही हैं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डोईवाला पुलिस ने नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर उगी भांग की फसल नष्ट की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने कुड़कावाला, बुलावाला और झबरावाला गांवों में चेकिंग अभियान चलाकर लोगों और वाहनों की तलाशी ली और नशे के खिलाफ जागरूक किया। तो
तो वहीं उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग शांति भंग कर रहे हैं और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर राज्य हाईकोर्ट ने पुलिस प्रमुख से स्थिति पर जवाब मांगा। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से यात्रा के दौरान कई जगह उत्पात और हिंसा के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो वहीं प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और निगरानी के लिए कदम उठाए हैं। देखिए, उचित नहीं है और आप धर्म की यात्रा पर निकले हैं तो भाव भी वैसे होने चाहिए, भाव भी सात्विक होने चाहिए, सनातनी होने चाहिए और समर्पण भाव से यात्रा करें तो ही उसका पुण्य लाभ मिल सकता है। तो ऐसे जो हुड़दंग करने वाले लोग हैं उनसे बचना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए, थोड़ा सख्ती अपनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा किसी को छूट नहीं दे सकते कि वो किसी महिला के साथ या किसी के साथ भी कोई अपराध घटित कर सके, ये उचित नहीं। देहरादून के विकासनगर में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया और इस दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 15 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस के मुताबिक ये शराब तस्करी कर लाई जा रही थी और इसे चुनाव से पहले वोटरों में बांटने की योजना थी। पुलिस ने समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया। तस्कर को गिरफ्तार कर उसकी गाड़ी और शराब दोनों को जब्त कर लिया गया। तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का पाठ कराने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही विद्यार्थियों को इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाने के भी निर्देश दिए गए। तो इस फैसले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगवत गीता के श्लोक पढ़ने से बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, साथ ही उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होगा। तो वहीं कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले के पीछे ध्रुवीकरण की सोच है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के स्कूलों में गूंजेंगे गीता के श्लोक। कांग्रेस बोली इसके पीछे ध्रुवीकरण की सोच। सीएम धामी बोले बच्चों में आएंगे अच्छे संस्कार। संविधान के खिलाफ फैसला, कांग्रेस का प्रहार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उत्तराखंड के स्कूलों में गीता के श्लोक गूंज रहे हैं। धामी सरकार ने प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में बच्चों को प्रार्थना सभा में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का पाठ कराने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही विद्यार्थियों को श्लोक के अर्थ के साथ ही इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे बच्चों के चारित्रिक विकास के साथ ही उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित हो। प्रार्थना सभा में हर दिन गीता का एक श्लोक अर्थ सहित सुनाया जाए। श्लोक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी भी दी जाए। हर सप्ताह एक श्लोक को सप्ताह का श्लोक घोषित कर सूचना पट पर लिखा जाए। समय समय पर गीता के सिद्धांतों की विद्यार्थियों को जानकारी दी जाए। गीता के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के बारे में छात्र छात्राओं को बताया जाए। इस आदेश को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से व्यक्ति नियम और संयम में रहता है और उसका आत्मबल बढ़ता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि भगवत गीता पढ़ने से बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से जो कलिकाल के हमारे प्रभाव है, व्यक्ति नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम हैं उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। अपने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में वो नाम को रोशन करेंगे। वहीं कांग्रेस ने सरकार के फैसले को ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 28(1) में सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, लेकिन बीजेपी सरकार ने ये फैसला लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है, जिससे समाज में ध्रुवीकरण हो। धस्माना ने पूछा है कि भविष्य में स्कूलों में कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल पढ़ाने की मांग उठे तो सरकार क्या करेगी। अब इस देश के अंदर जो संविधान से चलता है और जिसके संविधान के अनुच्छेद 28 के 1 में यह प्रतिबंध है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में
जो राजकीय कोष से चलता हो उसमें धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। कल कोई वर्ग कहेगा कि साहब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ाइए, कल कोई दूसरा पंथ कहेगा कि साहब यहां तो कुरान शरीफ पढ़ाई जानी चाहिए, कोई ये मांग करेगा कि बाइबल की टीचिंग्स और प्रीचिंग्स बहुत अच्छी हैं, वो पढ़ाई जानी चाहिए, वो जीवन में उतारने से बहुत कल्याण होता है। तो ये विवाद का विषय बनाने के लिए केवल ये आदेश जारी करवाया गया है, जिससे इसका विरोध कोई करे। सीएम धामी स्कूलों में गीता पाठ के जरिए देवभूमि उत्तराखंड के बच्चों को संस्कारवान और वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात कर रहे हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस इसे संविधान के प्रावधान के खिलाफ और इसके पीछे बीजेपी की ध्रुवीकरण की सोच बता रही है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर मची सियासी रार आगे कितना जोर पकड़ती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चारधाम में देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पहाड़ों से पर मेडिकल कैंप लगाए हैं। डॉक्टर और नर्स वहां मौजूद हैं ताकि किसी भी बीमारी या चोट में जल्द मदद दी जा सके। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह की तैयारी से श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो रही है। ऐसा है, चारधाम यात्रा हमारे जैसे हर साल की तरह इस बार भी हुई है और स्टार्ट हो गई। और काफ़ी, क्योंकि इस आपने देखा होगा जो पीक्स होता है हमारा तो वो मई से हो जाता है, तो अब तो खैर जुलाई में थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम हो गए यात्री। लेकिन इस बार जो स्क्रीनिंग हमारी हुई है टोटल तो काफ़ी अच्छी हुई हमारी, मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख के अराउंड हमने स्क्रीनिंग की है यात्रियों की, जो स्पेशली जो 55 से ऊपर हमारी जो भी तीर्थ यात्री आए थे। तो इसलिए हम लोगों ने जो है करी कि ताकि मतलब उनको हम काउंसलिंग कर सकें, और अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो हमारी जो MRPs हैं, हमारी चिकित्सा इकाइयाँ हैं जो परमानेंट हैं, वहाँ पर वो कंसल्ट कर सकते हैं और साथ ही सलाह भी ले सकते हैं और अपने को दिखा सकते हैं। चौधार वार्ड 35 से आरती नेगी ने फिर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पहले के कामों में उन्होंने सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं पर ध्यान दिया। अब वे चाहती हैं कि जनता उन्हें फिर मौका दे ताकि वे अपने अधूरे काम पूरे कर सके। वहीं नरेंद्र सिंह नेगी भी मोंदाडी क्षेत्र पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। वे भी गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं और अपना समर्थन मांग रहे हैं। उनका कहना है कि लोग उन्हें अच्छा समर्थन दे रहे हैं और वे क्षेत्र के समस्याओं को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो खटीमा से मजौला जाने वाली सड़क की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। बड़े बड़े गड्ढों और बारिश के पानी के कारण हादसे हो रहे हैं। लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो चुका है। ये सड़क 2 साल पहले नेशनल हाईवे को दी गई थी, लेकिन अब तक कोई सुधार वहां पर नहीं हुआ। हाल ही में एक व्यक्ति गड्ढे में गिरकर घायल भी हुआ। तो विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि 35 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया और जल्द काम शुरू होगा। तब तक उन्होंने अस्थायी मरम्मत के आदेश दिए हैं। लोगों ने मांग की है कि सड़क को जल्दी ठीक किया जाए। मार्ग है, उस मार्ग में NH के अधिकारियों से बातचीत कर लगातार दूरभाष के माध्यम से उनकी बातचीत हो रही है। पहले हमने इसमें जो है कि रिपेयरिंग का काम करवाया और उसका प्रस्ताव लगभग 35 करोड़ का वो केंद्रीय मंत्रालय को चला गया और फाइनेंस में है और किसी भी दिन उसकी स्वीकृति हो जाएगी। अभी यहाँ पानी के कारण जो है गड्ढे हो गए, गड्ढों में पानी भरा है तो लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो मैंने अभी NH के अधिकारियों से बात करी है और हमने कहा जब तक वो स्वीकृत नहीं होता तब तक इसकी कोई टेम्परेरी व्यवस्था कराएं। इसमें जो है कि पीला ईंट रोड़ा डालकर जो गड्ढों को भरने का काम करें। उन्होंने कहा कि अब इस काम को जल्द शुरू करवाएं। पहले हमें यहाँ से मझौला से करने के लिए चलने के लिए मतलब 20 मिनट में हम खटीमा पहुँच जाते थे। इस समय 45 मिनट लग रहे हैं सर खटीमा पहुँचने के लिए। और गाड़ी बिल्कुल कबाड़ हो चुकी है, क्या करें, बहुत परेशान है सर। चाहते हैं ये रोड सर जल्दी से जल्दी बन जाए, बहुत मेहरबानी होगी अगर कहीं सरकार हमारी सुन ले तो। सर कुछ कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी सर इतना परेशान है, क्या करें हम। जो अपना RTO ऑफिस है वहाँ पर रोड बहुत ख़राब है, तो गड्ढा था, गड्ढे में पानी भरा था। मैं आ रहा था तो मेरा अगला टायर गड्ढे में घुस गया। पता नहीं लग रहा था कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर पानी, सब बराबर दिखता है। तो अगला टायर मेरा बाइक का घुस गया तो मैं गिर गया बहुत तेज, और मेरा हेलमेट था, हेलमेट गिर के लगा और ये हेलमेट का शीशा मेरे यहाँ पर लग गया। मेरे 4-5 टाँके भी लगे हैं। और सर मैं उस रोड का भुक्तभोगी। हम डेली उस रोड से, मेरा गांव जादवपुर है और हमें डेली कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करने आना पड़ता है। और बड़ा दुर्भाग्य है
हमारा कि हमारे क्षेत्र के सीएम साहब होते हुए भी और इस रोड की ये हालत है कि वहाँ पे चलना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है और बिल्कुल हमें कहीं भी गड्ढे का पता नहीं चलता, छोटी सी बरसात हो गड्ढा और रोड का पता नहीं चलता है। तो वहीं रुद्रप्रयाग पुलिस ने पुलिस लाइन रतूड़ा में पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया। एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे के नेतृत्व में पुलिस ने खाली जमीन पर कई फलदार और छायादार पेड़ लगाए। तो हरेला त्योहार से पहले इस कदम का मकसद पर्यावरण को साफ और हरा भरा बनाना है। इसमें वन विभाग और स्थानीय लोगों ने भी मदद की। तो पुलिस लाइन के साथ साथ जिले की सभी थाना चौकियों पर भी पेड़ लगाए गए। आज हरेला पर्व जो बहुत उत्साह से हमारे यहाँ रुद्रप्रयाग प्रशासन द्वारा और लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। मेरी तरफ से सबको इस पर्व की बधाई। और चूँकि उत्तराखंड में एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है प्रकृति प्रेमी को लेके और इस त्यौहार के माध्यम से भी हम इसको देखे जाते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो लगभग 40,000 पौधे यहाँ पे अलग अलग फॉरेस्ट और बाकी प्रजातियों के लगाए जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी पहल है और उसकी शुरुआत आज इससे हो जाएगी। मेरी वन विभाग को भी और सारे लोग जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं उनको भी शुभकामनाएं और सबकी तरफ से धन्यवाद। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव